अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज इस्लामाबाद की अदालत में इमरान ख़ान साहब को इद्दत में निकाह केस में जो सज़ा सुनाई गई थी, और ये सज़ा ऐन 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ रोज़ पहले सुनाई गई थी, और ये वो सीरीज़ ऑफ कन्विक्शंस हैं और ये सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स थे जो कि कंडक्ट किए जा रहे थे अडयाला जेल में, और बड़ी तेज़ी से कोर्ट टाइमिंग के बाद किए जा रहे थे। और मकसद सिर्फ ये था कि 8 फरवरी से पहले इमरान ख़ान साहब को आपने सज़ा सुनानी है, उनको आपने तोशाखाना के ज़रिए करप्ट, आपने इद्दत में निकाह केस के ज़रिए आपने उनकी करैक्टर असैसिनेशन करनी है, ताकि जब सज़ा सुनाई जाएगी तो अवाम में एक उनके करैक्टर को लेकर बहुत से शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे और हमारा मकसद अचीव हो जाएगा। और मकसद क्या कि पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से जो साइफ़र केस था उसके ज़रिए आप उनको मुल्क दुश्मन या गद्दार साबित कर सकेंगे, ये वो असल मकसद था। अब आज जो इद्दत में निकाह केस पर जो अपील दायर की गई है, और सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अदालत में आज एक दफ़ा फिर पेश हुए, और एक अजब ड्रामा था। और ड्रामा ये था कि ईद की छुट्टियों से पहले भी माह रमज़ान में जो इस केस को लेकर समाअत हो रही थी, तब भी रिजवान अब्बासी, ये वो वकील है जो साइफ़र में भी वहाँ पर मौजूद था, सरकारी वकील है रिजवान अब्बासी, और बदनाम ज़माना वकील है रिजवान अब्बासी। और रिजवान अब्बासी अगर आप लॉ प्रैक्टिस की बात करें तो उस पर एक धब्बा है, क्योंकि जिस तरीके से वो केस को लेकर पहले भी चलता रहा है और जो उसके तौर तरीके रहे हैं। अब रिजवान अब्बासी इद्दत में निकाह केस पे पहले भी, यानी कि ईद की छुट्टियों से पहले भी उसको डिले करता रहा है और पेश नहीं होता रहा है, और कभी कोई बहाना, आज इधर हैं आज उधर हैं, वगैरह वगैरह। अब ईद से पहले भी जज साहब ने कहा था कि जी ईद के फ़ौरन बाद जो पहला वर्किंग डे है तब इस पर समाअत होगी, तारीख़ में मुकर्रर कर रहा हूँ, और अगर उस दिन ना आए रिजवान अब्बासी साहब तो रिजवान अब्बासी साहब के ना आने के नतीजे में वो फ़ैसला सुना देंगे। अब आज सुबह 9:30 बजे रिजवान अब्बासी साहब नहीं आए, उनके लिए बुलाया गया, उनका जूनियर पेश हुआ, उन्होंने कहा जी वो सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी सारे वकला को सुप्रीम कोर्ट में दीगर और अदालतों में भी पेश होना होता है, पर यहाँ पर एक अदालती हुक्म है और ये हुक्म जारी किया गया है कि जानबूझकर डिले किया जा रहा है रिजवान अब्बासी की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर यह भी मैं आपको बता चलूँ कि खावर मानेका भी जो बड़े पेश थे इस केस को लेकर, और गवाह पे गवाह लाई जा रहे थे और अपना मुलाजिम कभी लेकर आ रहे थे, कभी किसी और को लेकर आ रहे थे, खावर मानेका भी सीन से गायब हैं, और उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनका जो असल मकसद था, जो मोटिव था, वो तो अचीव हो गया कि पहले वो तारीफ़ें किया करते थे और हमें वो सिफ़ात गिनाया करते थे इमरान ख़ान साहब की और बुशा बीबी की, और फिर उसके बाद उनका एक और हमने पैंतरा बदलते हुए देखा और एक और उनका अंदाज़ सामने आया। तो रिजवान अब्बासी नहीं आए। फिर जज साहब ने दोबारा फिर ये कहा, शाहरुख अर्जुमन साहब ने, उन्होंने कहा कि जी अगर अब ये 11:30 बजे तक ना आए तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा। वो 11:30 बजे भी नहीं आए। 11:30 बजे के बाद मामला ये दोपहर आगे 1:30 बजे तक गया, फिर उसके बाद 2:45 बजे तक समाअत हुई। रिजवान अब्बासी साहब 1:30 बजे आ गए, और जब आए तो उनके आने पर मैंने एक बात कही, और वो मैं बात अभी भी कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता रहूँगा कि देखें, जब कोई इस तरह का वकील हो ना कि जिसकी पुष्टपनाई भी हो रही हो, जिसको बैकिंग हो, वो हमेशा तब अदालत में जाता है कि जब उस केस को लेकर कोई सेटिंग हो जाती है। उससे पहले वो इधर उधर के टाल मटोल बहाने करता रहता है। ये तो इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसके अलावा भी दीगर और केसेस मैंने खुद देखा है हाई कोर्ट में, और इसके अलावा दीगर और अदालतों में वकला की तरफ से जो ऐसे वकला होते हैं जो किसी की पुष्टपनाई पे काम कर रहे हैं, जिसने किसी ने सिफारिश डलवानी है और अपनी गेम डलवानी है, मैनेज करवाना है फ़ैसले को, तो वो तब तक नहीं जाता जब तक फ़ैसला मैनेज करने के लिए बात तय नहीं हो जाती, सेट नहीं हो जाता है मामला, ट्यूनिंग नहीं हो जाया करती है। तो इसी तरह मैंने हाई कोर्ट में होते हुए देखा, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में होते हुए देखा कि एक वकील साहब थे, वो 2 साल अदालत में नहीं आए, 2 साल पूरे अदालत में नहीं आए, और दूसरी तरफ के जो वकील साहब हैं वो आते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये वकील साहब चूँकि बार के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनके साथ बैकिंग भी थी बार की, तो जब वो फाइनली एक दिन आए तो उसी दिन हुआ ये कि जो दूसरी तरफ के वकील जो हमेशा आते रहे हैं वो उस दिन नहीं आ सके, और जेन्युइन रीज़न थी जिसकी वजह से नहीं आ सके। तो जज साहब ने उनसे कहा कि अरे आज तो ये आए हुए हैं, तो क्या बात है आपकी, कमाल हो गया, और बड़े अच्छे जुमले आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए, बड़ी प्यार मोहब्बत एक्सचेंज हुई। और फिर उसके बाद जज साहब ने कहा जी अगले ही हफ्ते जो है वो मंगल के रोज़ इस पर हम समाअत करेंगे, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अगले हफ्ते यहाँ पर दूसरी तरफ के वकील साहब भी हों। और फिर अगले हफ्ते दूसरी तरफ के वकील साहब आए। समझें कि वो वकील साहब यूँ ही थे कि जिस तरह सलमान अकरम राजा, यानी कि वो दलाइल दे रहे थे, ठोस बात कर रहे थे, जवाज़ था उनके पास लॉ पॉइंट्स थे,
और तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा उन्होंने दलाइल पेश किए। उसके बाद दूसरी तरफ के जो वकील थे उन्होंने आके सिर्फ एक सियासी तकरीर की और जज साहब ने जाते हुए भी उन्होंने कहा कि जी फिर उनकी तारीफ़ें की कि उनकी क्या बात है जी, आज तो बाहर के लोग आए हुए हैं, और वो चले गए। उसके बाद शाम में पता चला कि उनके हक़ में फ़ैसला हो गया। तो यहाँ पर भी यही है कि रिजवान अब्बासी तभी जाकर पेश हुए कि जब उन्होंने मामले को तय कर लिया था। अब रिजवान अब्बासी साहब आए और इतना उनमें घुमंड था, इतना वो सरिया था उनमें कि जब वो आए तो आने के बाद ही उन्होंने फ़ौरन उन्होंने कहा जी मैं दलाइल दूंगा। और दलाइल क्या थे कि उन्होंने केस का वो फ़ैसला पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। 50 सफ़ात पर मबनी फ़ैसला पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, यानी कि काम लटकाना शुरू कर दिया। और फिर साथ में ये भी कहा कि मुझे दलाइल देने के लिए मज़ीद वक्त चाहिए होगा, ये वक्त काफ़ी नहीं है। और फिर उसके बाद इससे पहले कि अदालत कोई आगे से जुमला कहती या अदालत कोई फ़ैसला सुनाती या अदालती कार्रवाई मुकम्मल होती, मुकम्मल होने से पहले ही रोस्टरम से उतरे, हटे और हट कर वहाँ से वो गए, यानी कि अदालत की तौहीन भी की। तो इस पर तौहीन अदालत तो उन पर नहीं लगेगा क्योंकि वो रिजवान अब्बासी हैं। और सब ने आज अदालत में देखा कि किस तरह से जो जज साहब थे अर्जुमन साहब, वो कितने बिल्कुल यूँ थे कि जिस तरह रिजवान अब्बासी जज हैं और वो वकील हैं, सहमे हुए बैठे थे। लोग तो उनकी बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं कि जी बड़े ये पावे वाला जज है। पावे से मुराद ये है कि मजबूत आदमी है, मजबूत आसाब का मालिक आदमी है और बड़ा अपराइट आदमी है। यही कहा जाता है ना जब जजेस के बारे में बात होती है, जी फ़लाँ जी बड़ा अपराइट आदमी है, तो ये बड़ा अपराइट आदमी है। लेकिन आज सबके सामने वो तासुर बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़मीन बोझ हो गया कि वो कितने अपराइट आदमी है कि रिजवान अब्बासी ने कह दिया कि जी आप ये 1-2 मई की तारीख़ दे दें। तो उन्होंने फिर उसी में थोड़ा सा शफल करके तो एंड ऑफ अप्रैल उन्होंने तारीख़ दे दी। और जब ये वही जज साहब हैं जो आज 11:30 बजे भी ये कह रहे थे कि जी आज मैं ये फ़ैसला सुना दूँगा, मैंने आज ये फ़ैसला सुना देना है, मैं अदालती वक्त तक इंतज़ार करूँगा और उसके बाद मैं फ़ैसला सुना दूँगा। मतलब जहाँ पर जज साहब एक तरफ इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं या इस तरह का उनका सख्त मौक़िफ़ है, स्टांस है, और वो अपने उस नुक्ते पर अड़े हुए हैं कि भाई अदालत का एक वक्त है मुकर्रर, अदालत में आपको पेश होना है, अगर आप अदालत में नहीं पेश होते हैं तो फिर ना पेश होने के नतीजे में फ़ैसला मैं सुना दूंगा। लेकिन वो तो बिल्कुल ही कहानी ही पलट गई कि जब, और 360 डिग्रीज ये कहानी पलट गई कि जब वहाँ पर रिजवान अब्बासी साहब आए और रिजवान अब्बासी साहब ने आकर वही किया जो उन्होंने पहले से तय किया हुआ था। और ये उनकी ईवल माइंड है और ये ईवल माइंड के तहत चल रहे हैं ताकि केसेस के फ़ैसले को लटकाया जाए, वरना तो ये है ही नहीं। तोशाखाना में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तोशाखाना में तो सज़ा मुअत्तल हो चुकी हुई है और सज़ा मुअत्तली भी इस वजह से हुई है क्योंकि वो भी बड़ा खोखला किस्म का केस है, खोखला फ़ैसला है जो कि सुनाया गया जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से। फिर जो पहला फ़ैसला था साइफ़र वाला, जज अबू असनाद जुल्करनैन वाला, उसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ही खोखला फ़ैसला है, बिल्कुल ही खड़क रहा है वो फ़ैसला, उसमें तो कोई बिल्कुल भी ज़रा नुक्ता बराबर भी जान नहीं है, मवाद नहीं है। और साइफ़र के अंदर भी जो 2-3 बड़े अहम नुकात हैं उसी पर कल अब जब बात होनी है साइफ़र पे, तो साइफ़र पे वही 2-3 अहम नुकात हैं, उन्हीं के ऊपर बात होनी है। और उसके बाद अगर जज साहिबान ने चाहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं जो इस केस को सुन रहे हैं और अगर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं, अगर वो चाहें तो ये कल ही फ़ैसला हो सकता है, इसमें मज़ीद इसको लटकाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले एम्बेसडर असद मजीद, उनका बयान मंजर आम पर है। असद मजीद ने खुद कहा कि जी मैंने वहाँ से साइफ़र भेजा, साइफ़र हमेशा तब भेजा जाता है कि जब सेंसिटिव या हसास मालूमात होती हैं, ये तय हो गया। फिर असद मजीद ने खुद ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि जी मेरे कहने पर डिमार्च हुआ US एम्बेसी इस्लामाबाद को और यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन को, ये भी असद मजीद ने कहा। फिर ये भी उस फैसले में दर्ज है कि जी जो आपके आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो ऑफिशियल कस्टोडियन हैं, सरकारी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी है डॉक्यूमेंट्स को संभालना, डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो ख़ुद ये कह चुका है कि जी हम तो वज़ीर आज़म के एहतराम में नहीं कहते रहे उन्हें कि जी आप हमें वो साइफ़र वापस दें, जबकि उनके पास भी कोई ख़त किताबत नहीं है कि जी हमने कोई ख़त लिखा, उनको याद दहानी कराई हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख दिया हो कि सर ये ख़त है आपके पास आया हुआ, इसको वापस कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो साइफ़र तो था ही नहीं, वो तो प्लेन टेक्स्ट था, वो तो डिकोड हुआ था। और फिर उससे बड़ी बात कि जो अब तक की समात में हुई है, जिस पर असल चीज़ बेस कर रही है कि साइफ़र हो रहा है, क्या साइफ़र को पढ़ा गया अदालत में, क्या साइफ़र को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया, क्या साइफ़र के जिस पर सज़ा सुनाई गई है उसको कहीं पे भी लाया गया है, कहीं डिस्कशन में आपने डिफेंडेंट्स को दिया है या नहीं दिया, कहीं पर भी नहीं हुआ है। और फिर जो साइफ़र सेक्शन वाले हैं वो ख़ुद अपनी स्टेटमेंट इस पूरे केस में दे चुके हैं और अपनी स्टेटमेंट लिखते हुए वो ये कहते हैं कि जी साइफ़र सबसे पहले एम्बेसडर की तरफ से एम्बेसी में दिया जाता है साइफ़र सेक्शन को, वो उसको कोड करते हैं, यानी कि साइफ़र जो टेक्स्ट है उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस भिजवाया जाता है। यहाँ पर वो रिवर्स प्रोसेस चलता है, उसको डिकोड किया जाता है, डिकोड करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेक्रेटरी ख़ारजा को दिया जाता है, सेक्रेटरी ख़ारजा
की तरफ से तय होता है कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किस किस को दिया जाना है, किस किस को इसकी कॉपी जाएगी। तो ये भी तय हो गया कि वो प्लेन टेक्स्ट थी, यानी कि जहाँ पर आप कहते हैं कि हमारा साइफर कम्युनिकेशन सिस्टम इससे मुतासिर हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है इसमें। तो ये इससे तय हो गया। दूसरा ये कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने ओथ की, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, तो प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ जिसका हवाला भी दिया गया फैसले में, वो ओथ का वो हिस्सा साफ साफ वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर अपनी ड्यूटीज़, जो कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म, एक अवामी वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है कि अगर एक अवामी हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म को ऐसे कुछ शवाहिद मिल जाएँ या ऐसे कुछ इशारे मिल जाएं कि जिससे लगे कि साजिश हो रही है हुकूमत को गिराने की, तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक उसको ऐसी नौबत क्यों ना आए कि जब उसको अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हुए ये ज़रूरी हो जाए कि वो चीज़ों को बाहर निकाले, यानी कि रिलीज़ करे। तो यही इमरान खान साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किया। तो ये इंतहाई कमज़ोर केस है, इंतहाई कमज़ोर फ़ैसला है, और ये सिर्फ़ कॉर्नर करने के लिए था। अब भी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि इमरान खान साहब बाहर ना आ सकें। जो पीडीएम की तरफ से एक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो कायम रहे, जो 2/3 अक्सरियत हासिल की गई है उसको कायम रखा जाए, और पीटीआई को केपीके की हद तक कॉर्नर करके रखा जाए, केपीके की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाए, और यहाँ पर जो इत्तेहादी जमातों का, अपोजिशन इत्तेहाद का जो अलायंस है, जो मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे करने जा रहा है, एहतजाज की कॉल देने वाला है, इसको रोका जाए और इसको इंगेज किया जाए उन मामलात में। और अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो इमरान खान साहब के बाहर आने पर ये जो तहरीक है ये और ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाएगी और फिर इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को अभी रिहा नहीं होने दिया जा रहा है, और आगे भी जाकर रिहाई उनकी तभी मुमकिन होगी कि जब कहीं पर जाकर कोई बात कहीं सेटल होगी, वरना रिहा नहीं होने दिया जाएगा। नए से नए केसेस बना दिए जाएंगे जो पहले से ही बने हुए होंगे, लेकिन किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, किसी के इल्म में भी नहीं है कि कोई केस पहले का बना हुआ है। लिहाजा उन केसेस को दोबारा से इंडक्ट किया जाएगा, यानी कि उनको मंजर आम पर लाया जाएगा और बताया जाएगा कि जी फ़लाँ भी केस है, फ़लाँ भी केस है, फ़लाँ भी केस है। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को अंदर रखा जाएगा। ये बात होगी जी साइफ़र की और इमरान खान साहब पर जो केसेस चल रहे हैं उनको लेकर। अब आते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की तरफ जो कि एक ट्रेन पर पेश आया, और ये ईद से पहले का वाक़या है कि जहाँ पर आपने देखा कि एक जो रेलवे पुलिस का एहलकार है वो ख़ातून पर तशद्दुद कर रहा है। मर्द वहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं उस सब तशद्दुद को होते हुए, और वहाँ से उसको धक्के देता हुआ, मारपीट करता हुआ, वो जिस कैरेज में थी, जिस डब्बे में थी ट्रेन के, वहाँ से उसको वो लेकर गया। और ये कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है, इतलात आ रही हैं कि ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई और फिर उसके बाद उसकी लाश मिली है, और ऐन मुमकिन है, ये कहा जा रहा है कि जी उसको ट्रेन से धक्का दे दिया गया और उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती भी हुई है। अब वो जो शख्स है उसकी तस्वीर आई है कि वो हवालात में बंद है, वो गिरफ़्तार हो चुका है, और अब उस पर इस हवाले से तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ातून वही ख़ातून के जिस पर तशद्दुद किया गया था और जिस पर वहाँ पर खड़े हुए सब मर्द तमाशा देखते रहे हैं, किसी ने उस पुलिस वाले को नहीं रोका है, उसकी लाश मिली है। और अब उसको मुख्तलिफ रंग भी दिए जा सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल भी की जा सकती है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड हुई और जो वीडियो पर सब ने देखा मंज़र, वो नाकाबिल बयान है, वो काबिल मज़म्मत है, और उस पर यकीनन बहुत से सवालात उठते हैं जिनका जवाब हुक्काम को देना होगा, फील्ड मिनिस्टर फॉर रेलवे को देना होगा, रेलवे पुलिस को देना होगा। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।